हे गाइस, दिस इज धीरज कुमार आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सरसाइज। और हम उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम आज स्टार्ट करेंगे कुमाऊं का चंद्रवंश। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुमाऊं का चंद्रवंश। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बात करी है कि कत्यूरी शासन चल रहा था उस समय, तो कत्यूरी वंश अभी भी था, तो कत्यूरियों का डिक्लाइनेशन हो रहा था और उसी के अंतर्गत चंद्रवंश का उदय हो रहा था। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 14वीं शताब्दी के अंत में इस वंश का उदय हो रहा था फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ और इस वंश की हमें जानकारियां जो मिलती हैं कई सारी वंशावलियों से मिलती हैं, मुस्लिम साहित्यों से मिल जाती हैं और मुस्लिम वंशावलियों से मिलती हैं, कई राजाओं के इतिहास से मिलती हैं और कई की आत्मकथाओं से प्राप्त होती हैं और यात्रा वृत्तांतों से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है फ्रेंड्स। ये कुमाऊं का चंद्रवंश है और इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि संस्थापक की। इसका संस्थापक सोमचंद माना जाता है। चंद वंशावलियों के अनुसार इसका संस्थापक कौन माना जाता है फ्रेंड्स? सोमचंद। सोमचंद इसके संस्थापक माने जाते हैं फ्रेंड्स, तो वंशावली के अनुसार। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं, जैसे हर्षदेव जोशी जी हैं और फ्रेजर के अनुसार, तो थोअरचंद आपका संस्थापक वो बताते हैं कि थोअरचंद जो है वो चंद्रवंश का संस्थापक है दोस्तों। लेकिन जो चंद वंशावलियां हैं उनके अनुसार जो थोअरचंद है वो 23वां राजा है। 23वां राजा, तो ये संस्थापक कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स, कुछ विद्वानों का मत है कि इससे पहले के जो राजा हैं वो मिथ्या हैं कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इससे पहले के जो राजा रहे थे चंद्रवंश में वो कत्यूरों के अधीन थे, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं थे। तो स्वतंत्र नहीं थे तो उनको संस्थापक नहीं माना गया है, इसलिए कुछ कंफ्यूजन है। लेकिन वो लोग जो थे वो चंदों के अधीन आते थे, उनके सामंत, मतलब वो लोग उनके सामंत थे, ठीक है, इस प्रकार के लोग थे। इसलिए उनको क्या कहते हैं, सोमचंद को ये विद्वान क्या इसका संस्थापक नहीं मानते हैं, थोअरचंद को मानते हैं। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि थोअरचंद से ही ये राजा स्वतंत्र हुए। उससे पहले के 22 राजा जो थे वो कत्यूरियों के शासन के अंतर्गत आते थे, उनके सामंत का काम करते थे, सामंतशाही शासन का काम करते थे और कत्यूरियों के ही अंतर्गत, या कत्यूरियों या उससे पहले जो कार्तिकेय वंश था उनके अंतर्गत काम करते रहे होंगे। और उसके बाद ये जो 23वां राजा है थोअरचंद, इसके बाद ये लोग स्वतंत्र हुए होंगे। तो बात करते हैं आपका सोमचंद के बारे में। तो कहावतें मशहूर है दोस्तों उत्तराखंड में। तो कहा जाता है कि जो सोमचंद है वो आपके इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान का निवासी था। कहावतें हैं कि वो झूसी नामक स्थान का निवासी था और तीर्थाटन करने के हिसाब से वो उत्तराखंड आया था, उत्तराखंड घूमने आया था। तो उस समय यहाँ कत्यूरियों का शासन था, ठीक है दोस्तों। कहां से आया था? इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आया था और उस समय यहाँ आपका कत्यूरियों का शासन था। तो सोमचंद जो था वो यहाँ आया और यहाँ घूम रहा था उत्तराखंड में। तो घूमते घूमते तो उसने एक कत्यूरी शासक की लड़की से विवाह कर लिया। तो उस कत्यूरी शासक ने प्रसन्न होके उसे 25 बीघा जमीन दान में दे दी। 25 बीघा जमीन दान में दी। तो वहां उसने राजभूंगा का किला बनाया दोस्तों। क्या बनाया दोस्तों? राजभूंगा का किला बनाया। ये जो राजभूंगा का किला है वो आपका चंपावत में है। चंपावत में ये राजभूंगा का किला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है फ्रेंड्स, तो उस समय का है। तो ये जो है ये सोमचंद ने स्थापित किया। तो सोमचंद को जब ये 25 बीघा जमीन मिली तो उसने इर्द गिर्द की जो जगह थी उसे लड़के विजित करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था। तो जो इसने प्रारंभिक राजधानी बनाई वो थी चंपावत। चंपावत क्षेत्र को विजित किया दोस्तों, और इसकी प्रारंभिक राजधानी यानी कि आपकी चंद्रवंश की प्रारंभिक राजधानी जो रही वो आपकी चंपावत रही। और राजभूंगा का किला किसने बनाया? सोमचंद ने बनाया फ्रेंड्स। तो ये था सोमचंद का या चंद्रवंश का एक इंट्रोडक्शन था, यानी उसका उदय कैसे हुआ। तो अभी हम आने वाली वीडियो में
इसके पश्चात जो लिस्ट वाइज है यानी कि वंशावली में जो क्रमानुसार हैं सारे शासक, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स सोमचंद के पश्चात गरुड़ ज्ञानचंद शासक बने और इनके समय की कुछ मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं कि इनके समय तराई क्षेत्र में बहुत ज्यादा आक्रमण होते थे रोहिलों के। तराई क्षेत्र में रोहिलों के आक्रमण होते थे, तो तराई क्षेत्र को 84 माल भी कहा जाता है दोस्तों। और रोहिल जो थे वो बरेली साइड के जो थे अफगान या मुस्लिम लोग थे, तुर्क और अफगानी लोग थे, जो बरेली साइड का इलाके को रोहिल खंड बोला जाता था और वहां के शासकों को रोहिल बोला जाता था। तो रोहिलों के आक्रमण होते थे तराई क्षेत्र पे। पहले तो आपका कुमाऊं क्षेत्र का जो नीचे वाला हिस्सा है, अभी जो उधम सिंह नगर है, थोड़ा नैनीताल है, तराई क्षेत्र में आ जाता है। तो इस क्षेत्र में लगातार आक्रमण हुआ करते थे। तो जो गरुड़ ज्ञानचंद है ये बहुत तकलीफ में आए और इन्होंने तुगलक शासक, उनके समकालीन थे तुगलक शासक, संभवतः वो फिरोज तुगलक थे शायद से, मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन फिरोज तुगलक माने जाते हैं क्योंकि उनकी जो डायनेस्टी है वो इसी समय की बताती है। तो इन्होंने तुगलक शासक से मुलाकात की इस बारे में कि रोहिलों के आक्रमण हो रहे हैं तराई क्षेत्र पे मेरे इलाके में। तो तुगलक शासकों ने इन्हें तराई क्षेत्र जो दिया उपहार में दे दिया। इनके कहने पर तराई क्षेत्र इनका हो गया और इनको गरुड़ की उपाधि भी दी गई आपके तुगलक शासकों द्वारा। गरुड़ की उपाधि दी और आपका तराई का इलाका भी इनको सौंपा गया। इस तरह से इनका जो है क्षेत्र विस्तार हुआ, इनके साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। तो उसके पश्चात जो है इनके शासक, इसके पुत्र जो हैं वो हरिचंद शासक बने। ये साधारण शासक था, साधारण योग्यता वाले शासक थे। उसके पश्चात जो है इनके पश्चात उद्योगचंद शासक बने हैं, उनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में पूरी डिटेल है। फ्रेंड्स, आपके गरुड़ ज्ञानचंद के पश्चात आपका उद्यानचंद शासक बने, मतलब उनके पहले उसके बेटे भी बने थे हरिचंद, जो मतलब एक ठीक ठाक शासक थे और उनकी उपलब्धियां इतनी ज्यादा नहीं रही। तो उसके पश्चात जो शासक बने हैं उद्यानचंद बने हैं। गरुड़ ज्ञानचंद जो हैं आपके बहुत शक्तिशाली राजा थे, चंदू वंश में सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। तो उद्यानचंद के बारे में बात करते हैं। ये भी एक योग्य शासक थे और इनके समय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई कि चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर को भव्य रूप से प्रदान किया गया इनके समय पर इन्होंने। और 7 मंदिरों के समूह में सबसे बड़े मंदिर है आपका बालेश्वर का मंदिर और इस चंपावत में स्थित है और इसको भव्य रूप प्रदान करने में इनका योगदान रहा। इस समय इस मंदिर के जीर्णोद्धार के समय, यानी कि जब इसका जीर्णोद्धार हो रहा था, तो उस समय कुंज शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस मंदिर में। कुंज शर्मा नामक जो आपका ब्राह्मण है, ये माना जाता है, कुछ विद्वानों का माना जाता है कि गुजरात के हैं, कुछ विद्वानों का माना जाता है कि ये मालवा के हैं। तो अगर ऑप्शन में आए तो आप गुजरात भी लगा सकते हो और मालवा भी लगा सकते हो, लेकिन कुंज शर्मा, ऐसे कंफ्यूजन भरे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। कुंज शर्मा नामक ब्राह्मण ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना भव्य निर्माण में इसका अपना योगदान दिया था। कुंज शर्मा नामक आपके एक ब्राह्मण है। तो इसके पश्चात उद्यानचंद के पश्चात और भी कई शासक रहे और भी शासकों ने राज किया, जैसे आत्मचंद है। इसके पश्चात कुछ और भी शासक है। उसके पश्चात आने वाले शासकों की जो लिस्ट है वो अभी बहुत लंबी है, तो हम उसे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उद्यानचंद हमने अभी कवर किया है, तो आज के लिए सब इतना ही और इसके बाद वाली वीडियो में हम इनको कवर करेंगे सारा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच करने के लिए।